दोस्तों, हमारे देश के एक बहुत ही महान आचार्य यानी कि एक विद्वान स्कॉलर टीचर, एक ऐसा टीचर जिन्होंने एक साम्राज्य बनाया, अखंड भारत का निर्माण किया, कौटिल्य। उनका एक कोट है, वन व्हील एलोन डज नॉट मूव ए चैरियट। चैरियट का मतलब होता है रथ। जो रथ होता है वो एक पहिए पर नहीं चल सकता। ये जो कोट है वो आप देखेंगे हर एक चीज़ पर हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी प्रिपरेशन पर हम इसको अप्लाई करें तो दो व्हील्स जो हैं आपकी प्रिपरेशन के, ये जो दो पहिए हैं, तो एक पहिया जो है दैट इज एक्सटर्नल और एक पहिया जो है दैट इज इंटरनल चीज़ है। अब एक्सटर्नल चीज़ों की बात करें तो सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं। फॉर एग्जांपल हम मटेरियल, स्टडी मटेरियल्स को कह सकते हैं। तो सिर्फ स्टडी मटेरियल से भी सक्सेस जो है वो नहीं मिल सकता। अगर इंटरनल चीज़ें जो हैं वो बराबर नहीं चल रही हैं तो एक्सटर्नल चीज़ें जो हैं वो काम कर ही नहीं सकती। काम करेगी लेकिन वो अपना जो पीक है, अपना जो शिखर है, वहाँ तक आपका परफॉर्मेंस कभी पहुँच ही नहीं पाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट है इंटरनल चीज़ें। इंटरनल चीज़ें सॉर्ट आउट हो गई, उसके बाद एक्सटर्नल चीज़ें जो हैं वो एक अलग ही स्पीड पकड़ लेगी। तो ये जो कौटिल्य चाणक्य का कोट है, वन व्हील एलोन डज नॉट मूव ए चैरियट, इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश कीजिएगा। वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। यू आर वॉचिंग द हिंदू एनालिसिस बाय प्रशांत मावानी। आज 25 नवंबर 2022 है। दोस्तों, अगर प्रिपरेशन को लेकर कोई भी आपके मन में डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, तो आप मुझे curiously@gmail.com पर लिख सकते हैं। आई विल गेट बैक टू यू एज क्विकली एज पॉसिबल। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल से दिन की शुरुआत करना चाहूँगा। जैपनीज विन हार्ट्स, ट्रिब्यून का ये एक आर्टिकल है। क्या आपको पता है जापान में कैसे सिस्टम है? जापान में जो पब्लिक टॉयलेट्स होते हैं उसमें ऐसा नियम है कि अगर आप पब्लिक टॉयलेट का इस्तेमाल करते हैं तो आपको उस पब्लिक टॉयलेट को यूज़ करने के बाद क्लीन करना है। वहाँ पर सारी चीज़ें होगी, ब्रश होगा, जो क्लीनिंग के लिक्विड्स होते हैं, एयर फ्रेशनर्स, ये सारी चीज़ें होगी, टिश्यूज़ होंगे। तो वंस यू हैव डन योर बिजनेस, उसके बाद यू हैव टू मेक श्योर कि आप पब्लिक टॉयलेट जो आपने यूज़ किया है उसको इतना क्लीन करके जाए जितना आपने इसको पाया था, या फिर उससे भी अच्छा आप क्लीन करके जाए। और ये वहाँ के लोगों की एक बहुत ही अच्छी आदत है। ये आदत आप देखिए कि इन लोगों का कल्चर कैसा है, जापानीज लोगों का कल्चर, कि वो लोग खुद तो जीवन जीते हैं, जो कहते हैं ना, हम जियो और जीने दो। सच में अगर कोई ऐसा देश है तो वो मुझे नज़र आता है जापान। राइट, ऑफ कोर्स मैं कभी जापान नहीं गया हूँ। जब भी फ्यूचर में ऐसा मौका मिलेगा तो डेफिनेटली आई वुड लव टू विजिट जापान। और ऐसा नहीं कि वहाँ पर 4 दिन होकर आ गए। आई वुड लव टू स्टे देयर फॉर फ्यू मंथ्स। मैं उनके कल्चर को अच्छी तरीके से और ज़्यादा अच्छी तरीके से समझना चाहता हूँ। एक किताब भी है मेरे पास, बहुत फेमस किताब है, इकिगाई। वो मैंने जैसे ही ख़रीदी तो मेरे एक दोस्त को पता चला, तो आज वो 3-4 दोस्तों ने उस किताब को पढ़ ली है। और आज जब मैं जापानीज विन हार्ट्स ये आर्टिकल पढ़ रहा था तो मुझे याद आया कि आई शुड गेट दैट बुक बैक, और मुझे वो किताब जो है वो पढ़नी चाहिए, क्योंकि ऐसी ही एक सीरीज़ की किताब जो है वो आई थिंक फिनलैंड के लोगों के ऊपर थी, और उसका मैंने बुक टॉक अटेंड किया था। एक डॉक्टर थे तो उन्होंने ये किताब पढ़ी थी, और उन्होंने कुछ 60-80 जितने लोग थे तो उन्होंने एक बुक टॉक दिया था, एक ब्रीफ दिया था इस किताब का। तो उसमें एक हुगा की बात थी, हुगा मोमेंट्स क्या होते हैं जीवन के। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा मुझे वो कॉन्सेप्ट। और इकिगाई जो है उसके बारे में बताया जाता है कि वो जापान का जो कल्चर है, जापान में आपने देखा होगा कि लोग जो हैं वो वहाँ पर 90-100 इतना लंबा उनका जीवन होता है और हेल्थी जीवन जीते हैं। तो उसके पीछे रीजंस क्या है, वो सारी चीज़ें इस किताब में लिखी गई है। ऑफ कोर्स जब मैं ये किताब पढ़ूंगा तो इसके ऊपर कुछ इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो डेफिनेटली मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगा। मैं एक वीडियो इस पर डेफिनेटली बनाऊँगा। बट एनीवे,
तो जापान एक ऐसा देश है जो जियो और जीने दो जो हैं वो वहाँ पर परफेक्टली फिट बैठता है। और फीफा वर्ल्ड कप 2022 जो कतार में चल रहा है, तो जहाँ तक मुझे पता है जापान जो है वो मीन्स हार गया। एक आई थिंक जर्मनी के सामने उनका मैच था। देखिए, मैं फीफा वर्ल्ड कप को फॉलो नहीं करता हूँ, लेकिन जो कुछ मुझे जीके से पता चला तो उससे ये पता चला है कि जापान जो है वो शायद हार गया। लेकिन जापान के जो फैंस, जापान के जो लोग हैं, उन्होंने जो फैंस हैं उनका दिल जीत लिया। पता है कैसे? जापान के लोगों ने जो जो मैच देखने के लिए गए थे, उन्होंने क्या किया पता है? जो स्टेडियम में कूड़ा कचरा था वो साफ किया उन लोगों ने। और जो कहते हैं ना, गांधी जी ने भी ये कोट कहा है, क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। यानी कि गांधी जी का एक स्टेटमेंट है कि जहाँ पर स्वच्छता है, जहाँ पर साफ सफाई है, वहाँ पर ईश्वर का वास होता है। तो वैसी ही चीज़ जो है वो जापान के लोग करते आए हैं। जापान के फैंस जो हैं वो खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम के इर्द गिर्द गए। वहाँ पर जितना भी कूड़ा कचरा था, यूज्ड कप्स, कैंस, बॉटल्स, वुड रैपर्स, ये सारी चीज़ें जो दूसरे स्पेक्टेटर्स थे उन्होंने क्या किया, खा खा कर ये सारी चीज़ें यहाँ वहाँ छोड़ दी। और जापान के लोग जो हैं वो ये सारी चीज़ों को उठाकर फिर डस्टबिन में उन्होंने डाल दिया। और जापान का एक कल्चर रहा है कि जो जगह होती है, कोई भी प्लेस जो होती है, उसको साफ रखना, उस पर्टिकुलर जगह को रिस्पेक्ट देने के बराबर है। तो जापान के लोगों का कल्चर इतना अच्छा है। अब आप देखिए हमारा जो स्वच्छ भारत अभियान है, इसके साथ आप इसको कनेक्ट कीजिए। हम जब हमारे पुराने जो इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी, तो उसमें हम पढ़ते हैं ना हमारी एनसीईआरटीज़ में कि गटर सिस्टम थी, टॉयलेट्स थे, घरों के अंदर टॉयलेट्स थे, जो स्ट्रीट्स थी तो वहाँ पर भी स्ट्रीट लाइट जैसी चीज़ें थी। स्ट्रीट लाइट इन द सेंस कि वहाँ पर जो मसाले जो हैं वो लगाई जाती थी ताकि अंधेरा ना हो, राइट। ऐसे क्रॉस रोड्स थे, जो चौक हम कहते हैं, तो ऐसे चौक थे वहाँ पर कि चार रास्ते जहाँ पर मिलते थे। तो इतना अच्छा अर्बन स्ट्रक्चर आज से 2-3 हज़ार साल पहले हमारे देश में था। और आज हमारे देश के जो बड़े बड़े शहर हैं उनका नाम किस चीज़ में आता है? दुनिया के सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड सिटीज़ हमारे देश में हैं। हमारे देश की एक नदी मुझे बताइए जो हम 100% कह सकें कि वो नेचुरल पानी है, उसमें कोई भी पॉल्यूशन नहीं है। हमारे देश का एक बड़ा सिटी मुझे बताइए जिसमें एयर पॉल्यूशन नहीं हो। और कुछ जगह, कुछ ऐसे सिटीज़ हैं जिनका एयर पॉल्यूशन जो है वो इतना ज़्यादा, मीन्स इतना ज़्यादा एयर पॉल्यूशन है कि जो दूसरे देश के लोग हैं वो सोचते रह जाते हैं कि इतना ज़्यादा पॉल्यूशन। मीन्स WHO और उनके जो आंकड़े हैं, उनकी जो लिमिट है, उससे 10 टाइम्स ज़्यादा पॉल्यूशन हमारे देश में है। तो यू सी कि क्या हमारा इतिहास था और क्या हमारा अभी का जो प्रेजेंट है वो कैसा है और हमारा फ्यूचर कैसा होगा। हमारे लोग क्या करते हैं, हम घरों को तो साफ करते हैं, हमारा घर जो है वो हमें टिप टॉप चाहिए, लेकिन ये सारा कचरा जो है, एक बार हमारा घर का कचरा जो है वो हमारे घर के बाहर हम फेंक देते हैं। और हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि सरकार जो है, यानी कि हमारी जो लोकल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है या फिर जो म्यूनसिपाल्टी है, वो सारे का सारा कचरा जो है वो हमारी नज़रों से हटा दे। और वहाँ पर काम करने वाले लोग कौन हैं? वो हमारे देश के ही लोग हैं, हमारे ही सिटी के लोग उसी इंस्टीट्यूशन में काम करते हैं। तो वो क्या करते हैं, जो लोगों को अच्छा दिखाने के लिए कुछ जगहों पर क्या किया जाता है कि कचरा जो है उसको कलेक्ट किया जाता है, लेकिन उसके बाद सिटी के बाहर एक बहुत बड़ा पहाड़ बन जाता है कचरों की ढेर का। आई एम श्योर आपने अलग अलग शहरों में ये चीज़ें जो हैं वो देखी होगी। तो सोचिए कि हमारा कल्चर जो है वो, मीन्स हम वैसे तो भारत के लोग जो हैं, हम इसमें मैं भी आ गया, हमारी एक जो कहते हैं कि हमारी एक आदत आप कह सकते हैं कि हमारा एक भ्रम जो है, इल्यूजन जो है वो ऐसा है, हम ये सोचते हैं कि हमारा कल्चर ही दुनिया का सबसे बेस्ट कल्चर है। जब भी हमारे देश के कल्चर की या फिर दूसरे देश अमेरिका के कल्चर की, तो लोग कहते हैं कि वहाँ पर तो कोई कल्चर ही नहीं है, वहाँ पर तो ये ही नहीं है, वो नहीं है, एक्सेट्रा। लेकिन हमारी जो खामियां हैं वो हम कभी नहीं सोचते। आप देखिएगा कि छोटी छोटी चीज़ों में अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, राइट, बहुत सारे लोग जो हैं वो
कहते हैं, मीन्स हमारे देश में जो गाय हैं, काऊ हैं, तो उसको उसकी पूजा की जाती है, isn't it? अब हम गाय को क्या खिलाते हैं? जो गांव में आप जाएंगे तो वहाँ पर गाय जो होती हैं तो उनको अच्छी घास फूस और टहलने के लिए भी बहुत बड़ी जगह मिल जाती हैं। लेकिन हमारे अर्बन एरिया में जो गाय हैं या फिर ये जो एनिमल्स होते हैं हमारे स्ट्रीट पर, तो उनको हम एक्चुअली में क्या खिलाते हैं? जो भी चीज़ बची हुई है वो हम यहाँ वहाँ फेंक देते हैं, फिर वो प्लास्टिक खाते हैं। तो यहाँ पर भी एक आयरनी है कि एक तरफ हम उसकी उसी गाय की पूजा करते हैं और दूसरी तरफ उसी गाय को हम कचरा, कूड़ा कचरा खिलाते हैं। तो ये चीज़ तब तक चेंज नहीं होगी जब तक हम चेंज नहीं होंगे। और जापान के जो प्लेयर्स हैं वो जब मीन्स रशिया में भी ऐसा हुआ था, रशिया में जब वो फुटबॉल का मैच हार गए तो उसके बाद उन्होंने जो लॉकर रूम है उसको इतना साफ सुथरा करके दिया और इनफैक्ट थैंक यू की नोट भी छोड़ी। जो होस्ट कंट्री है उसको कहा थैंक यू वेरी मच फॉर होस्टिंग दिस थिंग। चाहे वो जीते चाहे वो हारे, जापान के लोग जो हैं वो बहुत ही ह्यूमिलिटी वाले होते हैं, बहुत ही कर्टियस होते हैं। और बचपन से ही उनको सिखाया जाता है कि कोई भी जगह जो है, कोई भी चीज़ जो है उसको आप बहुत ही नीट एंड क्लीन रखें। स्कूल टाइम से ही जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको भी यही सिखाया जाता है कि क्लासरूम जो है वो आपको नीट एंड क्लीन रखना है। अपने घर में अपना अगर अलग से कमरा है तो उस कमरे को भी नीट एंड क्लीन रखना है। और वो अपना सामान जो है, मीन्स कचरा जो है, वो डस्टबिन तक डाल ही देते हैं। वो उनकी एक नेचुरल, एक कल्चर का पार्ट ही है। एंड दिस इज़ द रीज़न कि टोक्यो जो है, टोक्यो हमारी पृथ्वी पर, हमारे दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे पॉपुलेटेड अगर कोई सिटी है तो टोक्यो है। इतना बड़ा सिटी जो है वो क्लीनेस्ट सिटी ऑन द प्लैनेट की कैटेगरी में आता है। तो यही एथिक्स जो है वो हमें भी सीखने चाहिए। हमारे देश के सभी लोगों को ये चीज़ जो है वो सीखनी चाहिए। और दैट्स व्हाट वी नीड टू डू। तब जाकर स्वच्छ भारत अभियान जो है वो सफल होगा। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन हमें जापान के लोगों से सीखने को मिलता है। और जापान के लोग टाइम मैनेजमेंट में भी बहुत ही आगे हैं। मेरे एक दोस्त हैं, तो उनका जो बिजनेस है, ही वर्क्स विथ वेरियस डिफरेंट कंपनीज इन सानंद। आपने शायद नाम सुना होगा, गुजरात में, जहाँ पर टाटा का मैन्युफैक्चरिंग, टाटा मोटर्स जो हैं तो उनका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट वहाँ पर है। तो वो जो सानंद एरिया है वहाँ पर बहुत सारी जापानीज़ कंपनीज भी हैं। तो मेरे जो दोस्त हैं वो इन सारी कंपनीज को लेबर सप्लाई करते हैं। तो मुझे बता रहे थे कि जापान के किसी भी ऑफिसर को जब भी मिलने जाना होता है तो जो टाइम उन्होंने दिया है, लेट्स से कि अगर 4 बजे की मीटिंग है, 4 PM की मीटिंग है, तो आपको 4 बजे से पहले वहाँ पर पहुँच ही जाना। 4 बजे वो मीटिंग स्टार्ट हो ही जाएगी अगर जापान के व्यक्ति वहाँ पर है तो। और 4 से 4:30 की मीटिंग है तो वो 4 से 4:30 की ही मीटिंग होगी। फिर वो टाइम पर अगर आप नहीं पहुँचे तो पहली 1-2 मिनट तो आपको टाइम पर पूरा भाषण देगा वो, क्योंकि उनके लिए इट्स अ वेरी बैड थिंग कि अगर आप समय पर नहीं पहुँचते कहीं पर तो उनको बिल्कुल ये चीज़ जो है वो पसंद नहीं आती है। और हमारे यहाँ पर उल्टा है, हाथ में बहुत ही एक्सपेंसिव घड़ी पहनते हैं लेकिन बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो पंक्चुअल होते हैं। और कहते हैं ना, पंक्चुअलिटी इज़ द वर्च्यू ऑफ रॉयल, कि अगर आप पंक्चुअल हैं तो भी आपकी पर्सनालिटी जो है वो अलग होती है। मीन्स लोग आपके समय को रिस्पेक्ट करेंगे अगर आप अपने समय को रिस्पेक्ट करेंगे तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन हम इन जापानीज लोगों से सीख सकते हैं। अब बात करते हैं नीडर और निष्पक्ष मुख्य चुनाव आयुक्त जरूरी। आज जरूरत है ऐसे मुख्य चुनाव आयुक्त की जो नीडर और निष्पक्ष हों, जो नैतिक बल का व निष्पक्ष हों। एक नैतिक, जो कहते हैं ना हम, कि मॉरल, एथिकली स्ट्रांग हो, और निष्पक्ष यानी कि इम्पार्शियल हो, पार्शियल ना हो, किसी भी एक तरफी झुकाव उनका ना हो, किसी पार्टी के प्रति उनका झुकाव ना हो, और जो भयभीत ना हो और भयभीत ना किया जा सके। संविधान की पीठ जो है सुप्रीम कोर्ट की, तो उन्होंने कहा है कि सीजेआई को भी जो एक कमेटी बनाई जाए, जिसमें कल हमने बात की थी कि उसमें प्राइम मिनिस्टर हों, लीडर ऑफ अपोजिशन हों, राइट, और सीजेआई मिलकर चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स, बेसिकली इलेक्शन कमिश्नर्स, क्योंकि सीनियर मोस्ट होते हैं वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स बन जाते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर, कमिश्नर्स नहीं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। और बेसिकली
जो हमारा सेंट्रल इलेक्शन कमीशन है, तो उसमें टोटल 3 कमिश्नर्स होते हैं। एक होते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 होते हैं इलेक्शन कमिश्नर्स, ठीक है। तो टोटल 3 लोग होते हैं, तो कोई कंफ्यूजन यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। संविधान ने सीईसी यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 अन्य आयुक्तों के कंधों पर भारी बोझ डाल दिया है। और बेंच का मानना था कि सेशन, जो एक टीएन सेशन साहब थे, जिन्होंने इलेक्शन की पूरी प्रोसेस जो है उसमें एक नई क्रांति लाई, तो ऐसे सेशन जो हैं वो कभी कभी ही पैदा होते हैं। हर एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो टीएन सेशन की तरह काम नहीं कर सकता, क्योंकि वो अपने आप में एक बहुत ही डायनेमिक व्यक्ति थे टीएन सेशन। और पिछले 18 सालों के अंदर एक भी सीईसी ने अपना 6 साल का कार्यकाल जो है वो पूरा नहीं किया। तो इस पर से आपको एक प्रश्न पूछा जा सकता है, बहुत ही सिंपल लगेगा, लेकिन जब एग्जामिनेशन में ये प्रश्न आएगा तो कंफ्यूजन हो सकती है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं उनकी टेन्योर कितने समय की होती है, 2 साल, 3 साल, 5 साल या फिर 6 साल। बहुत सारे ऐसी पोस्ट है जिनकी टेन्योर 5 साल की होती हैं। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान नहीं देंगे तो आप 5 साल टिक करके आएंगे, लेकिन वो आंसर गलत होगा। सेंट्रल इलेक्शन जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उनका जो कार्यकाल है वो 6 साल का होता है। कितने साल का? 6 ईयर्स। ये बात याद रखिएगा, इसको आपको भूलना नहीं है। दूसरी चीज़, इसका कारण यह है कि क्योंकि 18 ईयर्स से कोई भी सीईसी ने अपना 6 साल ख़त्म नहीं किया, उसके पीछे रीज़न क्या है? 1991 का जो लॉ है वो ये कहता है कि एक व्यक्ति जो हैं, एक आयुक्त जो हैं, वो या तो 6 साल पूरे होने के या तो उनकी टेन्योर जो है वो 6 साल की है, लेकिन अगर वो 65 ईयर्स के हो जाते हैं तो वो टेन्योर जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो इसका एग्जांपल ये है कि लेट्स से कोई व्यक्ति 59 ईयर्स की एज में चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन जाते हैं, तो वो 65 ईयर्स तक काम करेंगे, तो पूरे 6 साल की टर्म जो है वो कर पाएंगे। लेकिन अगर कोई व्यक्ति 63 ईयर्स की एज में उनको चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया जाएगा, तो वो 65 के होंगे, उसके बाद उनको रिटायर हो जाना है, तो सिर्फ 2 साल तक ही वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तौर पर काम कर पाएंगे। और यहाँ पर यह बताया गया है कि सरकार ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करती है जो कार्यकाल से पहले ही 65 का हो जाए, ताकि वह नया सीईसी नियुक्त कर सके। इससे सीईसी दबाव में रहते हैं। और इसमें भी ऐसा है कि सीईसी जो हैं, इनको हटाने की जो प्रोसेस है वो इम्पीचमेंट जैसी है, लेकिन इलेक्शन कमिश्नर्स जो हैं उनको सीईसी के रिकमेंडेशन से हटाया जा सकता है। तो दिस इज हाउ इट इज़ वर्किंग। तो इसको चेंज करने की ज़रूरत है। वैसे कल हमने इसके बारे में विस्तार से चर्चा की थी। जो कि उपरोक्त टिप्पणी देश के गवर्नेंस पर प्रहार है। आखिर क्यों सरकारें नैतिक रूप से मजबूत और निष्पक्ष आयुक्त नहीं चुन पाती? अगर ऐसे लोगों की कमी है तो यूपीएससी और अन्य संस्थाओं की क्या स्थिति होगी? क्या हर जगह सीजेआई नियुक्त के पैनल में बैठेंगे? क्या सीजेआई जो है वो हर एक इम्पोर्टेंट पोस्ट के लिए जो सिलेक्शन कमेटी है, तो क्या हर एक जगह पर वो बैठ पाएंगे? क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल हैं? दिस आर द थिंग्स दैट वी नीड टू आस्क। और जो दूसरी जगहें हैं, जैसे कि यूपीएससी के चेयरमैन को सिलेक्ट करना, तो अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन की ये सिचुएशन है, तो फिर दूसरी संस्थाओं में क्या सिचुएशन होगी? इज़न्ट इट? इंडिया ऑस्ट्रेलिया, द हिंदू का यह आर्टिकल है। कल भी हमने इसके बारे में बात की थी, आज भी एक आर्टिकल हमें द हिंदू में पढ़ने को मिल रहा है, तो लेट्स क्विकली गो थ्रू इट। जो कल मैंने बात की थी उन सारी चीज़ों को यहाँ पर रिपीट नहीं करूँगा। राइट, जैसे मैंने आपको बताया था कल के जापान के साथ हमने जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया, लगभग 10 साल पहले किया था, और अब एक डेवलप्ड देश के साथ, दैट इज़ ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया के साथ जो फर्स्ट फेज था इस पैक्ट का, अप्रैल में हमने साइन किया, और ये ऑपरेशनलाइज जल्दी हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि भारत का सामान और सेवाएं जो हैं वो हम ऑस्ट्रेलिया में ईजिली बेच पाएंगे, ईजिली वहाँ पर भेज पाएंगे। तो इसका नाम है इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट, राइट, इसको AI कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया इंडिया इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट। और
ऑस्ट्रेलिया जो हैं तो वो मीन्स चाइना ने जिस प्रकार से ट्रेड का वेपनाइजेशन किया, इसकी शुरुआत कहीं ना कहीं वहाँ से हुई कि जब कोविड स्टार्ट हुआ तो ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि किस देश से ये स्टार्ट हुआ, मीन्स इनडायरेक्टली कहा कि चाइना से अगर ये स्टार्ट हुआ है तो वहाँ पर एक थरो इंक्वायरी होनी चाहिए एक्सेट्रा। और फिर चाइना जो है वो भड़क गया। चाइना ने कहा कि अगर आप ऐसा करेंगे तो हम आपके साथ व्यापार करना बंद कर देंगे, ये सामान नहीं भेजेंगे, दवाई नहीं भेजेंगे एंड थिंग्स लाइक दैट। तो ऑस्ट्रेलिया को उस टाइम पर ये एक लेसन मिल गया कि सिर्फ चाइना पर हम डिपेंडेंट रहेंगे और चाइना जो है एक ट्रस्ट वर्दी पार्टनर नहीं है, तो इंडिया जो है वो एक ट्रस्ट वर्दी पार्टनर है। तो इसीलिए ऑस्ट्रेलिया जो है वो इंडिया के साथ एफटीए कर रहा है। इसी के अलावा भारत और ऑस्ट्रेलिया क्वाड के मेंबर हैं, फिर ट्राइलेटरल सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव जो है उसके मेंबर हैं, और इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम के भी मेंबर्स हैं। और ये जो बायलैटरल ट्रेड डील है ये पॉजिटिव सिग्नल सेंड करेगी कि जो चाइना प्लस वन स्ट्रेटजी, बहुत सारे देश और उनकी कंपनीज जो हैं वो चाइना प्लस वन स्ट्रेटजी, यानी कि चाइना में तो आपका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं, लेकिन अभी जो चाइना में कोविड जिस प्रकार से बढ़ा है, बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, आपने न्यूज़ में शायद पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो चाइना की सिचुएशन अभी काफ़ी ख़राब है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा कोविड के केसेस आ चुके हैं। तो अगर चाइना लॉकडाउन में रहेगा तो फिर सिर्फ चाइना में कुछ भी अगर हो गया, लेट्स से कोई साइक्लोन आ गया या फिर कोई वॉर हो गया, तो चाइना आपका मैन्युफैक्चरिंग तो बंद हो जाएगा। तो इट इज़ बेटर कि आप अपने सारे अंडे एक बास्केट में ना रखें, आप दूसरी जगहों पर भी मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करें। तो उसके लिए भारत जो है वो अपने आप को प्लेस करा है कि हमारे यहाँ पर आइए, हम एक डेमोक्रेटिक देश हैं, हम सारी चीज़ें करेंगे एंड थिंग्स लाइक दैट। तो बहुत सारे देश जो है वो इंडिया को एक चाइना का ऑप्शन के तौर पर देख रहे हैं। ये जो डील है, इस डील से हमारा जो अभी जो ट्रेड है ये $31 बिलियन का है, बायलैटरल ट्रेड, और ये आने वाले 5 सालों में $50 बिलियन का हो जाएगा। और लेबर इंटेंसिव सेक्टर जैसे हैं लेदर, जेम्स एंड ज्वेलरी, ये सारी चीज़ें जो हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा जॉब्स भी हमारे देश में जनरेट होगी। 98.3% जितनी चीज़ें जो भारत ऑस्ट्रेलिया को भेजता है तो उसमें ज़ीरो ड्यूटी अब हो जाएगी, राइट फ्रॉम द डे वन। और 5 सालों के अंदर 100% जितनी चीज़ें जो हैं तो वो ड्यूटी फ्री हो जाएगी। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया जो चीज़ें हमें नॉट इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम बट इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, वैल्यू यानी कि पैसे, तो जो वैल्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 90% जितनी चीज़ें जो ऑस्ट्रेलिया हमें एक्सपोर्ट करता है, जो हम ऑस्ट्रेलिया से इम्पोर्ट करते हैं, तो इन चीज़ों पर ज़ीरो ड्यूटी हम लगाएंगे। फिर ऑस्ट्रेलिया से जो सामान आएगा वो कोल हैं, मेटल्स हैं, वूल हैं, तो ये सारी चीज़ों की वजह से इनपुट यानी कि रॉ मटेरियल जो है वो हमारी कंपनीज के लिए काफ़ी चीप हो जाएगा। और इंडियन शेफ्स के लिए, योगा ट्रेनर्स के लिए और वही सारे स्टूडेंट्स जो वहाँ पर पढ़ाई करने के लिए जाते हैं तो उनको भी वीज़ा दिया जाएगा, 4 साल का वीज़ा दिया जाएगा स्टूडेंट्स को, ताकि वो वहाँ पर जॉब कर सकें। डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट साइन हुआ है, तो इसकी वजह से क्या होगा कि इंडियन आईटी फर्म्स जो हैं, जो वहाँ पर भी टैक्स पे करना है यहाँ पर भी करना है, तो ऐसा नहीं होगा, डबल टैक्सेशन नहीं होगा, तो इससे इंडियन आईटी फर्म्स का काफ़ी फ़ायदा होगा। और जो भारत जो है वो दूसरे देशों के साथ जैसे कि यूके, यूरोपियन यूनियन, कनाडा, इन सारे देशों के साथ भी इस प्रकार के एग्रीमेंट्स करने वाला है। तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया वाला एग्रीमेंट जो है तो ये चीज़ों की वजह से दूसरे देश जो हैं वो भी देख पाएंगे कि किस प्रकार की पार्टनरशिप जो है वो जा रही है। और ख़ास करके जो स्पिरिट्स हैं, वाइन्स की बात करें, कल मैंने बताया था, तो वाइन्स जो हैं तो उसमें एक प्रकार का प्रोटेक्शन जो है वो कंटिन्यू करेंगे, लेकिन पार्टनरशिप के तौर पर दोनों देश की कंपनीज जो है वो काम करेगी। ट्रेड डील्स जो हैं इसकी वजह से नए दरवाजे खुलते हैं, और इसका मतलब ये नहीं है कि ऑटोमेटिकली हायर एक्सपोर्ट हो जाएगा, अच्छा ट्रेड बैलेंस हो जाएगा, नहीं। इसके लिए हमें हमारी ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस को और ज़्यादा इम्प्रूव करना होगा, और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है जो कॉन्ट्रैक्ट का इम्प्लीमेंटेशन है, ये बहुत वीक है हमारे देश में। तो ये चीज़ जो है उस पर हमें ज़ोर देना होगा। इसके लिए जुडिशरी और ये सारी चीज़ों में भी इम्प्रूवमेंट लाने की ज़रूरत रहेगी। न्यू चीफ फॉर पाक आर्मी ट्रिब्यून का यह आर्टिकल है। कमार जावेद बाजवा, उन्होंने अपना लास्ट एड्रेस दिया और बेसिकली रिटायर्ड नाउ, तो उनकी जगह पर एक नए व्यक्ति आए हैं, और उन्होंने ये कहा कि अब मीन्स वी नो कि आर्मी जो है, पाकिस्तान की आर्मी, वो वहाँ के पॉलिटिक्स और फॉरेन पॉलिसी में बहुत ज़्यादा उनका रोल रहता है। और इमरान खान ने भी आर्मी को एक्यूज़ किया था कि उनको जो हटाया गया है इट इज़ बिकॉज ऑफ आर्मी। तो आउटगोइंग जनरल जो हैं उन्होंने ये कहा कि अब आर्मी जो है वो पॉलिटिक्स में दखल अंदाजी नहीं करेगी एंड थिंग्स लाइक दैट। लेकिन इसकी डुप्लिसिटी देखिए, उन्होंने
कहा कि आर्मी का जो धैर्य है, उसका जो पेशेंस है, उसकी लिमिट को क्रॉस मत कीजिए, वरना फिर आर्मी जो है वो दखल अंदाजी करेगी एंड थिंग्स लाइक दैट। तो एक तरफ वो ये कह रहे हैं कि दखल अंदाजी नहीं होगी और दूसरी तरफ धमकी भी दे रहे हैं। तो दिस इज हाउ इट्स बिन गोइंग ऑन फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इन पाकिस्तान। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो हैं, उन्होंने असीम मुनीर को आर्मी का चीफ जो है वो सिलेक्ट किया है। ये फॉर्मर स्पाई चीफ हैं। और एक हैं शाहिर शमशेद मिर्ज़ा, इज़ गोइंग टू बी चेयरमैन ऑफ द जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमिटी। मुनीर जो हैं ये पहले जो आईएसआई है, इंटर सर्विस इंटेलिजेंस, तो उसके चीफ थे। और जो प्रेसिडेंट हैं आरिफ अलवी, जो इमरान खान की पार्टी के हैं, तो उन्होंने मुनीर को अपॉइंट किया है, उनको ग्रीन सिग्नल दे दिया है। अब मिस्टर खान का वापस आना जो है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा बिकॉज ऑफ मुनीर। और जैसे मैंने आपको बताया, जब पुलवामा अटैक हुआ था उस टाइम पर मुनीर जो है वो इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस के चीफ थे। बाजवा जो हैं, उन्होंने अपने फेयरवेल टूर में 1971 वॉर जो है उसकी हिस्ट्री को रीराइट करने के बारे में बताया है, कवर अप करने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि वो मिलिट्री का नहीं, पॉलिटिकल फेलियर था। और उन्होंने कहा मीन्स कि सिर्फ 34,000 सोल्जर्स जो हैं उन्होंने लड़ाई लड़ी थी। एक्चुअली में 93,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स जो हैं उनको प्रिजनर्स ऑफ वॉर के तौर पर भारत ने ही पकड़ लिया था। और पाकिस्तान के चीफ ये कह रहे हैं सिर्फ 34,000 सोल्जर्स ने ही लड़ाई लड़ रही थी। तो इट्स वेरी एम्बेरसिंग कि देश जिनके सोल्जर्स ने लड़ाई लड़ी थी और उस देश के चीफ ही वो मान नहीं रहे हैं कि इतने सोल्जर्स ने लड़ाई लड़ी थी। दिस इज मैटर ऑफ शेम एनीवे। कोर्ट्स पेंडेंसी क्राइसिस, वन व्हील कैनॉट मूव ए चैरियट। ये जो मैंने स्टार्टिंग में आपको आर्टिकल बताया, टाइम्स ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल है। कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है, जो आज से 2300 साल पहले लिखा गया था, वो कहता है कि जजेस शैल डिस्चार्ज देयर ड्यूटीज ऑब्जेक्टिवली एंड इम्पार्शियली सो दैट दे मे अर्न द ट्रस्ट एंड अफेक्शन ऑफ द पीपल। शुक्रा का जो नीति शास्त्र है वो कहता है द किंग शुड अपॉइंट दोज हु आर वर्चुअस, वेल ट्राइड एंड केपेबल ऑफ बेयरिंग द बर्डन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। बृहस्पति स्मृति का कहना है a judge should decide cases without any consideration of personal gain or any kind of personal bias, and his decisions should be in accordance with the procedure prescribed by the text. ये बेसिक इंग्लिश है, आपको समझ में आ ही रहा होगा, तो उसकी डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ। बेसिकली यहाँ पर यह भी कहा गया है कि जज जो है वो अपनी जुडिशियल ड्यूटी अगर सही तरीके से करता है तो यज्ञ करने पर एक स्पिरिचुअल व्यक्ति को जितना पुण्य मिलता है उतना ही पुण्य आप समझ लीजिए एक जज जो है अपनी अच्छी तरीके से ड्यूटी फॉलो करता है तो उतना ही पुण्य उसको मिलता है। तो एंशियंट इंडिया जो है उसमें जस्टिस डिलीवरी सिस्टम को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस जो है वो दिया जाता था। आज की सिचुएशन देखिए, 47 मिलियन केसेस हमारे देश में पेंडिंग है। दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर किसी देश में केसेस पेंडिंग है तो वो हमारे देश भारत में है। नीति आयोग ने 2018 में ये कहा था कि 324 ईयर्स लगेंगे। ये जो केसेस है ना 47 मिलियन, जिस प्रकार से इनको हम सॉल्व करते जा रहे हैं, तो 324 ईयर्स लगेंगे इन सारे केसेस को सॉल्व करने में। और ज़्यादातर मामले में तो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट ही होती है लिटिगेंट। सबसे बड़ी लिटिगेंट यानी कि केस फाइल करती है तो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट। तो हमें कुछ ऐसी सिस्टम क्रिएट करनी चाहिए कि गवर्नमेंट एजेंसीज जो हैं वो इतना ईजिली कोर्ट के दरवाजे तक ना पहुँचें। 2021 में हमारे देश में 1 मिलियन लोग यानी कि 10 लाख लोगों के बीच में 21 जजेस थे। यूके में 10 लाख लोगों के बीच में 51 जजेस होते हैं, यूएसए में 107 जजेस होते हैं। तो वी नीड मोर जजेस। फिर जुडिशियरी और एग्जीक्यूटिव के बीच में जो टसल चलती हैं तो ये भी हमारे देश के लिए अच्छी बात नहीं है। जजेस जो हैं वो जजेस को अपॉइंट करते हैं कॉलेजियम सिस्टम, इसको भी हमें आज नहीं तो कल चेंज ही करना पड़ेगा। और जजेस जो हैं उनको अपना काम यानी कि जजेस का मेन काम क्या है, परफॉर्म एज अ जज, राइट, कि वो जुडिशियरी को संभाले। दैट शुड बी मीन्स कोर्ट केसेस को देखें और जो डाइस पर बैठकर केसेस को सुनते हैं, दैट्स देयर मेन रोल। हमारे देश में क्या है कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क जो है, हियरिंग्स को शेड्यूल करना, एडमिशन डिसाइड करना, डॉकेट कंप्लीशन, ये सारी चीज़ें भी जजेस को करनी पड़ती हैं। और दूसरे देशों में यूके, यूएसए एक्सेट्रा में क्या होता है कि अलग से एक एजेंसी होती है, एक्सटर्नल एजेंसी, वो ये सारे एडमिनिस्ट्रेटिव काम जो है वो करती है। फिर लिटिगेशन के लिए भी डिसइंसेंटिव्स क्रिएट किए जाए। ऐसा ना हो कि छोटी छोटी चीज़ों को लेकर लोग जो हैं वो कोर्ट तक पहुंच जाए। कुछ ऐसी कैटेगरीज के केसेस हैं जैसे कि
चेक बाउंस हो गया, लैंडलॉर्ड टेनेंट के बीच में इश्यूज चल रहे हैं, तो ये सारे छोटे छोटे केसेस जो है वहाँ पर पहुँच जाते हैं, तो इसकी वजह से सिस्टम जो है वो ब्लॉक हो जाती है। और इसके लिए कोई ऐसा रास्ता निकालना पड़ेगा कि वो ग्रास रूट लेवल पर ही सॉल्व हो जाए, कि यहाँ तक ना जाना पड़े, इज़न्ट इट। और अगर कोई पार्टी जो है मीन्स जो लूजिंग पार्टी हैं, तो उनके लिए इतना हैवी कॉस्ट होना चाहिए कि उनको सबक मिल जाए, सज़ा तो मिले लेकिन फ़ाइन भी इतना हो ताकि पता चले। अभी क्या होता है कि फ़ाइन 100 रुपये, 500 रुपये, 2000 रुपये, 10,000 रुपये, एक करोड़पति व्यक्ति हैं, अरबोपति हैं, और उसको 2 लाख रुपए की डिपॉजिट कहने के लिए बोला जाता है। ऐसा नहीं, अगर वो केस हार जाए, कोई भी ऐसा कोई ऐसा मकान मालिक है, इसने किसी को भाड़े पर घर दिया और वो खाली नहीं कर रहा है, तो फिर वो जो खाली नहीं कर रहा है, वो एक बार केस प्रूव हो गया, तो उसके बाद तो उसको इतनी बड़ी पेनल्टी होनी चाहिए कि ऐसा कोई करने से पहले भी 2 बार सोचे। हाई कोर्ट जजेस जो हैं वो 62 की एज पर रिटायर होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस 65 की एज पर रिटायर होते हैं। तो हमारा टैलेंट जो है वो कितना वेस्ट हो रहा है, आप देखिए यहाँ पर। और आप यूके में देखेंगे तो यूके और कनाडा में 75 ईयर्स तक जजेस जो हैं वो काम कर सकते हैं, और यूएसए में तो जजेस जो हैं वो लाइफ टाइम तक, जितना लंबा वो काम करना चाहे तब तक वो काम कर सकते हैं। तो ऐसी कोई चीज़ हमारे यहाँ पर भी होनी चाहिए। फिर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए, कुछ ऐसे केसेस सिर्फ ऑनलाइन ही हो, ऑफलाइन ना हो, राइट। और जैसे हमने कोविड के टाइम पर देखा था, और कंप्यूटर एल्गोरिथम्स का हम इस्तेमाल करें ताकि रोस्टर जो है, रोस्टर यानी कि कौन से जज कौन से केसेस को देखेंगे, तो ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली डिसाइड की जाए। एक इंडियन बेल एक्ट को इंट्रोड्यूस किया जाए, क्योंकि 76% प्रिजनर्स जो हैं वो अंडर ट्रायल्स हैं, तो बेल शुड बी द नॉर्म। कल और परसों हमने बात की थी इसके बारे में, इज़न्ट इट। और एडजर्नमेंट, तारीख पे तारीख, जो सनी देओल का एक बहुत ही फेमस डायलॉग है, तो एडजर्नमेंट्स जो है ये बहुत ही एक्सपेंसिव होने चाहिए। कि अगर कोई वकील जो है वो कहते हैं कि एडजर्नमेंट चाहिए, तो फिर उसकी पार्टी जो है, उनके क्लाइंट जो हैं, उसको वो पैसे पे करने पड़ेंगे जितना भी खर्च हुआ होगा उसका। तो ऐसा जब हम करेंगे तो फिर जो ये तारीख पर तारीख जो हैं वो डिलेज जो हैं वो लगभग बंद ही हो जाएंगे। और क्यों सुप्रीम कोर्ट को ये सारे स्पेशल लीव पिटिशंस जो हैं वो हर रोज़ 40% जितना काम जो है वो जजेस का इसी चीज़ों में चला जाता है, और 90% जितनी एसएलपीस जो है वो रिजेक्ट हो जाती है। तो बहुत बड़ा टाइम यहाँ पर वेस्ट हो रहा है, तो इसको भी सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत है। और दुनिया के दूसरे इंस्टीट्यूशंस में जैसे बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस फॉलो की जाती है, वैसे ही जुडिशरी में भी फॉलो की जाए। और वैकेशंस जो है वो बंद होने चाहिए, जजेस को भी ब्रेक चाहिए। तो इंडिविजुअली अगर कोई जज है, जैसे किसी कंपनी में 21 डेज़ के लिए, 30 डेज़ के लिए हॉलीडे मिलती है, तो वैसे ही जजेस को भी हॉलीडेज़ मिले, लेकिन वैकेशंस ना हो। वैकेशन इज़ लाइक कि वो इंस्टीट्यूशन ही बंद हो जाएगा, हर किसी को छुट्टी है। तो बड़ी बड़ी कंपनीज में ऐसा थोड़ी होता है। तो ये भी हमें चेंज करने की ज़रूरत है। और परफॉर्मेंस के आधार पर जजेस की प्रोडक्टिविटी को नापना चाहिए, जैसे टॉप लेवल के एग्जीक्यूटिव्स को परफॉर्मेंस के आधार पर नापा जाता है, वैसे ही, राइट। और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो हैं, इसके बारे में भी क्योंकि दूसरे सारे इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनको क्रिटिसाइज़ किया जाता है, लेकिन कोर्ट के बारे में कुछ कहा जाएगा तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग जाएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट। अब हम एक डेमोक्रेटिक देश में जी रहे हैं, काफ़ी मैच्योर होती जा रही है हमारी डेमोक्रेसी, और जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव्स के बीच में जो अप्रोच है, ये नेगेटिव अप्रोच, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये हमारे पूरे देश और पूरे सिस्टम को अफेक्ट करता है। तो जैसे कौटिल्य ने बताया, वन विल एलोन डज नॉट मूव ए चैरियट। तो सिर्फ जुडिशियरी कुछ नहीं कर सकती, सिर्फ सरकार कुछ नहीं कर सकती, दोनों को मिलकर एक दूसरे के साथ काम करना होगा। एंड दैट्स बेसिकली एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।